आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया एंड हीमोफीलिया के बारे में। सबसे पहले हम अपने टाइटल में बात कर लेते हैं एनीमिया की। एनीमिया जो है वो एक डिजीज है जिसमें रेड ब्लड सेल का नंबर डिक्रीज कर जाता है, यानी कि जो एनीमिया है उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके पास मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, यानी कि जब एनीमिया को रिपोर्ट किया जाता है तो जैसे कि ये कहा जाता है कि रेड ब्लड सेल्स का नंबर लो हो गया, इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका नंबर लो हो गया है। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम भी ले आते हैं कि अगर किसी पर्सन को एनीमिया हो जाता है तो उसको कैसे देखा जाए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने सामने डायग्राम में, यहाँ पर हमें नजर आ रही है हैंड, एक हमें लग रहा है जो थोड़ा रेडिश है और जो दूसरा है वो लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि लो नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से हमें रेड नहीं लगता बल्कि वो हमें थोड़ा पेल लगता है, येलो सा लगता है। अब अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, ये रेड ब्लड सेल का एक मेन पोर्शन बनाते हैं और हम कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो और ये क्या है, ये मेन प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है इसका अगर फंक्शन देखा जाए तो ये ऑक्सीजन को लेके जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को हमारे लंग्स जो हैं, हमारे फेफड़ों से बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाता है हीमोग्लोबिन के मदद से। और हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते हैं। अब हम साथ में देख लेते हैं एनीमिया की टाइप्स और साथ में कॉजेस। तो हम देखते हैं कि एनीमिया जो है वो बहुत सारी वजूहात की बिना पर हो सकता है, यानी कि उसके जो कॉजेज हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेनली उसको डिवाइड किया गया है उसके कॉजेज को 3 ग्रुप्स में। उनमें वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख रही हैं कि अगर ब्लड लॉस हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा। अगर ब्लड लॉस हो रहा है यानी कि खून जो है वो बह गया है, कोई चोट लगी है या फिर क्या हुआ है कि उसका लॉस हुआ है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में क्या मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का नंबर कम हो जाएगा और उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। एक तो इसकी ये कॉज है। दूसरी जो कॉज है उसमें हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन जो है अगर वो नॉर्मल ना हो, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर वो उस तरह से प्रोड्यूस ना हो रहे हो बल्कि फॉल्टी रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो भी जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है उनका नंबर कम हो जाएगा और उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। या फिर एक और जो मेन रीजन है या फिर हम कह सकते हैं कि वजह हो सकती है एनीमिया की, वो ये है कि जो रेड ब्लड सेल्स बॉडी में मौजूद हैं उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, यानी कि उनमें टूट फूट शुरू शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। अब हम साथ में एनीमिया के सिम्टम्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं सिम्टम्स, और साथ में हम देख रहे हैं नॉर्मल ब्लड को और एक ऐसे पर्सन के ब्लड को जिसको कि एनीमिया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की तादाद नॉर्मल ब्लड में ज़्यादा है, जबकि एनीमिक पेशेंट की बात करें तो वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की जो तादाद है वो कम है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को माइल्ड एनीमिया है, यानी कि उसको एनीमिया जो है वो बहुत अभी स्वेयर नहीं है, तो फिर जो उसके सिम्टम्स होंगे, उसकी अलामात जो हैं उनमें क्या क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, वीकनेस होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसको क्या होगी, उसको फिटीग होगी, यानी कि उसको थकावट स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जब भी किसी को एनीमिया होता है तो वो क्या हो जाती है, पेल हो जाता है, या फिर उसकी जो स्किन है वो थोड़ी येलो होना शुरू हो जाती है, जिससे पता लगता है कि इसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो गए हैं। अब अगर हम बात करें स्वेयर एनीमिया की, कि अगर किसी पर्सन को एनीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि उसकी बॉडी में जो ब्लड मौजूद है उसमें रेड ब्लड सेल्स का नंबर बहुत कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो पर्सन फेंट हो सकता है, यानी कि बेहोश हो सकता है।
और ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है, यानी कि जो थर्स्ट है, प्यास है, वो इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्वेटिंग होती है, यानी कि ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। और अगर साथ में और सिम्टम्स को हम देखें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, यानी कि सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा डिजीनेस हो जाएगी, इस तरह से कि जिस तरह से चक्कर आ रहे हो। साथ साथ हम देखते हैं कि डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोचना या कॉन्सेंट्रेट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो पल्स रेट है, यानी कि जो नब्स है, वो वीक हो जाएगी, और जो पल्स है वो तेज़ हो जाएगी, यानी कि जो नब्स है वो तेज़ चलना शुरू हो जाएगी। जैसे कि एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो लेग्स हैं, यानी कि जो टांगे हैं, वहाँ पर क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सीने में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये तो हमने डिस्कस किया एनीमिया के बारे में। अब हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं एक दूसरी डिजीज जिसे कि हीमोफीलिया कहा जाता है। हीमोफीलिया ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है, और इस डिसऑर्डर में ब्लड की जो क्लॉट करने की एबिलिटी है वो अफेक्ट होती है, यानी कि अगर किसी पर्सन को कोई कट लग जाए तो वहाँ से जो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, तो नॉर्मल पेशेंट्स में क्या होता है कि वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लड जो है, अगर कहीं कट लगा है और ब्लड वेसल वहाँ से डैमेज हो गई है, तो खून में ख़ास किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि फिब्रिन है, वो वहाँ पर इकट्ठा होकर उसको क्लॉट बना देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर कोई पर्सन जिसे कि हीमोफीलिया है, तो उसमें क्या होगा, सॉरी, उसकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि खून बहुत ज़्यादा बहेगा। इसके साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि इवन अगर सर्जरी हो या फिर कोई डेंटल वर्क हो, यानी कि आप डेंटिस्ट के पास गए हैं और तब अगर कोई कट लग गया है, तो भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि समटाइम्स क्या होता है, जो बॉडी है उसके अंदर भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और बॉडी के अंदर अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उसकी वजह से बहुत ही गहरे से ब्रूस से बन जाते हैं, यानी जैसे छाले से हो। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, यानी कि अगर हम साइंस की बात करें कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। हम देखते हैं कि अगर ब्लीडिंग हो रही हो माउथ से, यानी कि अगर आप कोई चीज़ चबा रहे हैं, खा रहे हैं, और खाते हुए अगर कोई कट लग गया है माउथ में, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। या फिर ये कि अगर कोई दांत टूट गया है तो उस दांत के टूटने की वजह से भी क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। यानी कि वो ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी, और वो ब्लीडिंग समटाइम्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो नुकसान देती है। और समटाइम्स ऐसे हो सकता है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो नाक वाला रीजन है या जो नोज़ एरिया है, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और उसकी कोई भी ऑब्वियस रीज़न ना हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक साइन है हीमोफीलिया का। इसके अलावा अगर छोटा सा भी कट लग जाए तो उस छोटे से कट से भी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो, तो ये क्या है, ये भी एक साइन है जो कि ये शो करता है कि इस पर्सन को हो सकता है हीमोफीलिया हो। अब अगर हम बात कर लें साइंस की कि इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो तो फिर उससे क्या होता है, अगर जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर निकल रहा है, यानी ब्लीडिंग जो है वो बॉडी के अंदर स्टार्ट हो गई है, तो वो हमें किस तरह से पता चल सकता है। अगर किडनी में हो रही है तो फिर क्या होगा, किडनी से हो रही है तो जो यूरिन है वहाँ उसमें ब्लड आएगा। और अगर ब्लीडिंग जो है वो इंटेस्टाइन से या स्टमक से हो रही है, तो वो किस तरह से पता चलेगा कि जो स्टूल पास करेंगे, जो फेसेस होंगे, यानी जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, उसमें ब्लड आएगा।
इसके अलावा एक और साइन, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि हीमोफीलिया जब होता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो ब्रुस्ट बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सामने डायग्राम में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये वाला एरिया जो है वो नॉर्मल स्किन से थोड़ा डिफरेंट भी है और यहाँ पर रेडनेस ज़्यादा है। जैसे ये महसूस हो रहा है कि जैसे खून यहाँ पर जम गया हो। तो इसलिए यहाँ पर होता क्या है कि जो ब्लीडिंग है वो उसके होने की वजह से ये एरिया हमें इस तरह का नज़र आता है। और इंटरनल ब्लीडिंग की हम बात करें तो इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो जॉइंट्स में भी हो सकती है, यानी कि जो जोड़ होते हैं वहाँ पर भी ब्लीडिंग हो सकती है इंटरनल ब्लीडिंग में। हम साथ में एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो हीमोफीलिया है वो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड का मतलब ये है कि ये पास ऑन हो सकता है पेरेंट से चिल्ड्रन में, यानी कि अगर वालदैन में से किसी एक को है या फिर वालदैन जो है उनमें से कोई कैरियर है तो उसकी वजह से भी ये आगे बच्चों में पास ऑन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो फादर है वो क्या है, वो अनअफेक्टेड है, जबकि जो मदर है वो क्या है, वो अफेक्टेड है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनके जो चिल्ड्रन हैं उनमें से नॉर्मल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, वो अफेक्टेड भी हो सकते हैं। और तो जो डिसऑर्डर्स जो हैं जो इनहेरिट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जीन्स के ज़रिए से। और जीन्स जो है वो क्या है, वो वरासती मादा होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो कि फर्दर हम देखते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो किसके ज़रिए से होती है, वो जीन्स के ज़रिए से। अब हम देख रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिन जो क्या है, जिन्हें हीमोफीलिया की डिजीज़ है उनमें क्लॉटिंग फैक्टर या तो होता ही नहीं है या फिर ये है कि वो बहुत ही कम होता है। अब क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि थोड़ा सा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि वो ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि ब्लड में मौजूद होती हैं, जैसे कि फिब्रिन है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं इनका काम क्या है कि अगर कहीं पर कट लग जाए तो ये वहाँ पर एक जाली की तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है, खून जम जाता है और खून के जमने की वजह से बाकी ब्लीडिंग नहीं होती, यानी खून का जो बहाव है वो रुक जाता है। और ये जो प्रोटीन्स हैं जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर जालीदार सा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसमें ब्लड में मौजूद एक और सेल्स जिन्हें के प्लेटलेट्स कहा जाता है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लेटलेट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, यानी प्लेटलेट्स और ये प्रोटीन्स जिन्हें कि हम कह रहे हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये मिल के ब्लड को अगर कहीं पर कट, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये ब्लड वेसल है और इसमें यहाँ पर इस रीजन में कट लग गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर्स मिल के इसको ब्लॉक कर देंगे ताकि जो खून का बहाव है यहाँ से वो रुक जाए। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया एनीमिया एंड हीमोफीलिया के बारे में।